नीतू, आप सभी का स्वागत करती हूँ नूतन अकेडमी में। आज हम यूपी सुपरटेट पीआरटी के हिंदी विषय के लिए सिलेबस आधारित 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए, ये हमारी क्लास 3 है और 2 क्लास हमने कर ली है। तो आप सभी जा कर के हमारे चैनल पर उस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 से लेकर के 3 अपठित गद्यांश है और इस गद्यांश के अनुसार हमें प्रश्न 1 से लेकर 3 तक उत्तर देना है। तो आइए हम सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। जिस प्रकार दर्पण में मनुष्य का रूप रंग स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार साहित्य में समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत होता है। जो समाज अपने इतिहास, संस्कृति और जीवन मूल्यों को सहेज कर रखना चाहता है, वह साहित्य का आश्रय लेता है। साहित्यकार समाज का अंग होते हुए भी दृष्टा होता है और जो समाज की बुराइयों को उजागर कर सुधार का मार्ग दिखाता है। तो आइए हम इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार साहित्य समाज का दर्पण है का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है, साहित्य में समाज का वास्तविक चित्र दिखाई देता है। साहित्य में केवल सुंदर बातें लिखी होती हैं। समाज केवल साहित्य पर निर्भर होता है। साहित्य से समाज का कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आप सभी लोग इस गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत ही इजीली आप दे पाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये गद्यांश में भी दिया गया है। क्या पूछा है? साहित्य समाज का दर्पण है, इसका अर्थ है केवल सुंदर बातें लिखी जाती हैं। ये तो केवल नहीं होगा, केवल वर्ड ही आते ही काट देना है। समाज केवल साहित्य पर निर्भर है, ये भी नहीं होगा। और साहित्य में समाज का कोई संबंध नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। और ना ही ये गद्यांश में भी लिखा है। तो हमें अपने गद्यांश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जो गद्यांश में लिखा होता है वही देना होता है। तो साहित्य समाज का दर्पण है। जिस प्रकार दर्पण में मनुष्य का रूप रंग स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार साहित्य में समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत होता है। जो समाज अपने साहित्य, संस्कृति और जीवन मूल्यों को सहेज कर रखना चाहता है, वह साहित्य का आश्रय लेता है। साहित्यकार समाज का अंग होते हुए भी दृष्टा होता है, जो समाज की बुराइयों को उजागर कर सुधार का मार्ग दिखता है। तो केवल वर्ड तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ में भी यूज नहीं हुआ है। तो जहाँ पर केवल वर्ड है वो कट ही जाएगा। और समाज से, साहित्य से समाज का कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। तो देख ली यहाँ पर लिखा है साहित्यकार समाज का अंग होते हुए भी, मतलब उसका अंग होता है। तो यहाँ पर नहीं दिया है तो ये भी कट जाएगा। तो इसका अर्थ एक हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर आप पैराग्राफ ना भी पढ़ें तो भी इसका कॉमन सेंस से आंसर लगा सकते हैं। साहित्य में समाज का वास्तविक चित्र दिखाई देता है, अर्थात जो भी चीज़ें हमें समाज से अनुभव होती है, जो भी हम समाज में देखते हैं, वही हम साहित्य में लिखते हैं। तो साहित्य में समाज का वास्तविक चित्र दिखाई देता है, इसका यही मतलब होगा। दृष्टा शब्द का क्या अर्थ है? दृष्टा तो रास्ता दिखाने वाला, देखने वाला या सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला, और लिखने वाला, आलोचना करने वाला। तो दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला या सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला। और उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा?
ऑप्शन ए है साहित्यकार का जीवन, समाज की बुराइयाँ, और साहित्य और समाज, इतिहास और संस्कृत। तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा साहित्य और समाज। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण होते हैं अंग और अ। इन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अंग और अ को क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम चुनिए। तो इत्यादि ऑप्शन ए है इत प्लस आदि गुण संधि, और उसके बाद है इत प्लस आदि यड़ संधि, और इत प्लस आदि दीर्घ संधि, इत्या प्लस दी अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इत प्लस आदि। यह यड़ संधि है। यड़ संधि इस इको यणच, इसका एक सूत्र है इको यणच, अर्थात इक के स्थान पर यड़ होता है। इक का मतलब होता है ई उ री री, ई उ री और री। यड़ संधि में ई उ री री, अगर इसके सामने अगर कोई असमान स्वर आ जाए या भिन्न स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर यण होता है। यण मतलब होता है य, व, र, ल। अगर ई के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे यहाँ पर दिया है इति प्लस आदि, इति, त में छोटी लगी है तो ई हो गया, और आदि का आ, ये अगर दोनों मिल जाएंगे, ई प्लस आ मिल जाएंगे तो ये बनाते हैं। तो वही दिया गया है कि अगर ई के ई उ री री के सामने अगर कोई असमान स्वर आ जाए या अच आ जाए तो उसके स्थान पर क्या होता है? य व र ल हो जाता है। तो अगर इधर ई दिया गया है, इधर ई दिया गया है तो यह हो जाएगा, और अगर इधर उ दिया गया है तो क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। अगर इधर री दिया गया है तो र हो जाएगा, अगर री दिया गया है तो ल हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। और इसका सूत्र कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इको यणच किस संधि का सूत्र है? तो यण संधि का सूत्र है। और संधि कहते किसे हैं? तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, और समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। और यण संधि किस संधि का भाग है? तो ये स्वर संधि का भाग है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और यण संधि स्वर संधि का भाग है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है, यड़ संधि, अयाद संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। तो जितने भी फैक्ट हमने बताए ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यण संधि के और उदाहरण जैसे यद्यपि, मध्वर, पित्रादेश, लाकृत, ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। यण संधि में ज़्यादातर बीच में आधे वर्ण दिए रहते हैं, तो इसे भी एक ट्रिक है, पहचान सकते हैं। ज़्यादातर दिया रहता है 99%। अगला क्वेश्चन है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में जो है द्विगु समास है। द्विगु समास जहाँ पर पहला जो है शब्द जो है संख्यावाची होता है, और जहाँ पर समूह का बोध होता है। चौराहा का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह होता है, तो उसे हम चौराहा कहते हैं। तो
चार संख्यावाची हो गया, और राहों का समूह एक समूह का बोधक है, तो वो हो गया द्विगु समास। द्वंद्व समास, जहाँ पर द्वंद्व समास जैसे माता पिता, जहाँ पर अपोजिट दिया रहता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में जो है योजक चिन्ह भी दिया रहता है, जैसे माता पिता अपोजिट का भाव होता है, वहाँ पर जो है द्वंद्व समास होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता। और अव्ययी भाव समास, जहाँ पर पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग होता है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, नहीं का विशेष ध्यान रखना है हमें एग्जाम में। ऑप्शन ए है दिनकर, भास्कर, मयंक और आदित्य। तो दिनकर और भास्कर और आदित्य ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन मयंक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो इसका यह इसकी शुद्ध वर्तनी, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी ये होती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और क का उच्चारण स्थान है, तो क का उच्चारण स्थान होगा कंठ। कंठ से और कौन कौन से वर्ड, आइए जान लेते हैं कि कंठ से कंठ का मतलब किन किन वर्डों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो संस्कृत का एक सूत्र है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। अ कु मतलब क ख ग घ ङ, और ह और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला है, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, आप लोग इसे ध्यान में रखें। और मुहावरा वाक्यांश होता है। ये भी पूछता है कि मुहावरा क्या है, वाक्य है या वाक्यांश है? तो वाक्य का अंश होता है मुहावरा। और यह जो है अर्थ को प्रभावपूर्ण बनाता है। धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका अर्थ है ऑप्शन ए आँखों में कचरा जाना। इसका एक बात ध्यान में रखना है कि इसका सीधे सीधे अर्थ मतलब नहीं निकलता है। ये धोखा देना, अंधा होना, कठिन कार्य करना। तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में जो है भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा क्या है? महसूस होती है। तो बुढ़ापा हमें महसूस होता है। कायरता हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन गुण के आधार पर हम इसे महसूस कर सकते हैं। सुंदरता। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है फीलिंग, भाव। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है अपादान कारक है। यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, जैसे वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, अलग होकर नीचे गिर रहा है। तो जहाँ पर अलगाव का बोध होता है, रक्षा का बोध होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है।
सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। राम सोता है, पक्षी उड़ते हैं, मोहन फल खाता है, बच्चा रोता है। तो सकर्मक मतलब होता है क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब होता है कर्म का साथ होना और अकर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना। तो राम सोता है, पक्षी उड़ते हैं, मोहन फल खाता है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे राम सोता है तो यहाँ पर जो है ये एक स्वाभाविक क्रिया है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं होगी। पक्षी उड़ते हैं ये भी स्वाभाविक क्रिया है। बच्चा रोता है ये भी एक स्वाभाविक क्रिया है। मोहन फल खाता है में खाने का प्रभाव जो है फल पर पड़ रहा है, और तो यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी जो है पूजनीय होती है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। पूजनीय नहीं होती है, पूजनीय होती है। अगला क्वेश्चन है अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुराग शब्द में जो है उपसर्ग किसे कहते हैं, जो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दों के बाद में लगते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के बाद में लगते हैं। तो अनुराग जो है ये जो है अनु प्लस राग, इसका हम अगर विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस राग होगा, तो अनु जो है ये उपसर्ग है, तो अनुराग हो जाएगा। गोदान और गबन प्रसिद्ध उपन्यास किस लेखक के हैं। तो गोदान और गबन जो है प्रसिद्ध उपन्यास जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथा जो है ये वो अव्यय है और इसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। कर्मधारय समास जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। मधुशाला काव्य कृति के रचयिता कौन है। मधुशाला काव्य कृति के रचयिता जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा मधुशाला हो गए, मधुबाला, कलश, निशा निमंत्रण, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।